हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के ऐसे 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो क्लास 12 का है। यानी कि आपका जो पीजीटी का एग्जाम होता है जिसे हम यूपी पीजीटी बोलते हैं, यूपी पीजीटी के एग्जाम में मेनली 60% क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट से देखने के लिए मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। आपको कहने के लिए तो ये 10 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन कम से कम यहीं से आपके 30 से 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि जो आपका जीरो थैलीमिया रोग होता है, कौन सा रोग? जीरो थैलीमिया जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो पहले जो विटामिन दिए गए हैं इनके हम देखो, जो विटामिन दिए गए हैं इनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो हम देखते हैं विटामिन, ये जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल कौन से विटामिन का नाम होता है? ये विटामिन ए का नाम होता है। टोकोफेरोल की बात करते हैं तो ये विटामिन किसका होता है? टोकोफेरोल की बात करते हैं तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। किसका होता है? ई का रासायनिक नाम होता है। और हम अगर आर्गो कैल्सिफेरोल की बात करते हैं तो ये किसका है? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। बायोटिन की बात करते हैं तो बायोटिन B7 का रासायनिक नाम है। अब इनसे होने वाले रोगों को पढ़ते हैं। तो पहले का ही आपने क्या पढ़ा होगा? एक रोग पढ़ा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या पढ़ा था? नाइट ब्लाइंडनेस। उस नाइट ब्लाइंडनेस को ही हम क्या बोलते थे? उसे ही क्या बोला जाएगा? जीरोफ्थैलीमिया बोला जाएगा। ये जो जीरोफ्थैलीमिया रोग है वही है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हम टोकोफेरोल की बात करते हैं यानी कि विटामिन ई की, तो ये क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसकी बात करते हैं तो इससे होता क्या है कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर ये कम हो जाएगा यानी कि इसकी कमी से क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक यानी कि शरीर की बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो इससे कौन सा होता है? इससे आपने रोग पढ़ा था रिकेट्स। कौन सा पढ़ा था? रिकेट्स। रिकेट्स रोग इससे होता है। विटामिन B7 की बात करते हैं तो B7 से क्या होता है? आपके जो नाखून होते हैं, नाखून टूटने लगते हैं। तो यहां से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा विटामिन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ये तो आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो आयरन होता है, सबको पता है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। आयरन के कारण ही उसका मतलब हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन भी कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें अगर हम बात करें सेंट्रल एटम की, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? सेंट्रल एटम होते हैं। अगर हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं तो सेंट्रल एटम कौन होता है? आयरन होता है। कौन होता है? आयरन होता है, Fe। और Fe कौन सी स्टेट में होता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो Fe2 पॉजिटिव होता है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज m। यानी कि मोलिकुलर वेट दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड का। क्या दिया गया है? m। और क्या कहा गया है? इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी। यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो देखो, हम थोड़ा सा इसको नए पेज पे बता देते हैं। आपका नया पेज ले लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका नया पेज आ गया। सबसे पहले तो आपका जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, और यहां C के नीचे सिंगल बॉन्ड COOH। हम इसको अगर आयोनाइज कर दें तो यहां से जो मिलेगा आपको वो मिलेगा COO निगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव, प्लस क्या मिलेगा? 2H पॉजिटिव। ठीक है। कोई भी एसिड जितने H आयन देता है उसे उसकी क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। तो यहां से अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं, बेसिसिटी ऑक्जेलिक एसिड की क्या हो गई? 2।
अब ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर मास आपको दिया गया है और निकलवाया क्या गया है, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है, काहे का, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है, जो इक्विवेलेंट मास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास यानी कि मोलिकुलर मास अपॉन बेसिसिटी, अपॉन बेसिसिटी। अब आपको मोलिकुलर मास कितना दिया था, m, और बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। तो आपका जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, यानी कि m/2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। ठीक है, तो आपका m/2 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देखिए m/2 दिया गया आपका बी ऑप्शन में, तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है एक्टिनाइड्स की, वो क्या होती है। देखिए जो आपके एक्टिनाइड्स होते हैं, इनकी अगर बात करें तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो क्या होती है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसमें से एलिमेंट क्या होते हैं, वे एलिमेंट आते हैं, अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा बता दें इसमें, तो वे एलिमेंट्स आते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर बढ़ता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कहां बढ़ता है, 5f में बढ़ता है, सॉरी किस में बढ़ता है, 5f में बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन कहां पे बढ़ता है, लास्ट 5f में बढ़ता है। ठीक है, कितने एलिमेंट होते हैं एक्टिनाइड्स में, एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं 14। अब जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से लेके कहां तक होते हैं, यानी कि ये जो सीरीज शुरू होती है आपकी, ये TH यानी कि थोरियम 90 से लेके कहां तक होती है, LW या LR, LW या LR, ये होता है आपका 103, यहां तक ये सीरीज होती है। यानी कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका 90 होता है थोरियम, और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है 103। इस तरह से ये कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 14 एलिमेंट्स हो जाते हैं। जो ये एलिमेंट्स है कहाँ रखे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने नीचे दो ऐसे करके क्या देखी होंगी, रो देखी होंगी। कितनी रो देखी होंगी, दो देखी होंगी। पहली होती है आपकी लेंथेनॉइड्स और दूसरी होती है एक्टिनॉइड्स, तो नीचे रखे गए हैं। यहां से जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। which one out of the following will oxidize iodide ion into iodine। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो आयोडाइड आयन को आयोडीन में चेंज कर देगा, और चेंज भी कैसे करेगा, वो उसको ऑक्सीडाइज करके, क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहां से क्या करते हैं, सबकी रिएक्शन हम आयोडीन से करके देख लेते हैं, है ना। लेकिन यहां से आपकी एक रिएक्शन पड़ी हुई होगी, अगर आपको ये याद है, एक तो ये, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और एक और होता है इसी के साथ, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से है ये, KMnO4। एक और कौन सा है, KMnO4, यहां से आपने पढ़ा होगा KMnO4। ठीक है, तो ये होते हैं। तो हम K2Cr2O7 की डायरेक्ट रिएक्शन आपको करा के दिखाते हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे बढ़ जाते हैं, यहाँ रिएक्शन करा के आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या होगी रिएक्शन, जो आपका K2Cr2O7 है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको जो मिलता है वो मिलता है Cr2O7। Cr2 क्या ले लेते हैं हम, यहाँ से ले लेते हैं Cr2O7, Cr2O7 2 निगेटिव, क्योंकि के को हमने निकाल दिया, दोनों तरफ से छोड़ दिया देंगे। और क्या है यहाँ पे, I निगेटिव, इसी का तो किया जा रहा है, प्लस H पॉजिटिव। एसिड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, यहां से जो बनता है आपका क्या बनता है, Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, और क्या बनता है, एक बनता है आपका आयोडीन, और एक क्या बनता है आपका, एक बनता है H2O। अब इनमें इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की हम क्या करते हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो Cr2O7 है, अगर इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की निकालने लगे तो क्या आएगा, +6 आएगा।
ऑक्सीजन की कितनी रहेगी, -2 रहेगी। अब देखिए किसी आयन पे जितना चार्ज होता है अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि इसकी हो गई -1, इसकी हो गई +1, और Cr की क्या हो गई यहाँ +3। आयोडीन की किसी भी मोलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। एटॉमिक स्टेट में और मोलिकुलर स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हाइड्रोजन की यहाँ क्या हो गई +1, ऑक्सीजन की क्या हो गई -2। अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा चेंज हुई है। यहाँ से कौन कौन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, चेंज हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ Cr एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। किसकी, Cr की। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, यहाँ से Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, यहाँ से Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। Cr की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हुई है Cr की, वही हमें देखनी है। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +6 से +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीज हुई है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो जाती है हमारी तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की -1 से लेके क्या हो गई आपकी 0 हो गई, यानी कि यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, और इंक्रीज जहां होती है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कम है, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर आपकी रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में कम हो गई है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहां से जो ऑप्शन आपका जाएगा, आंसर जाएगा, वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही आ गया है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां क्या दिया गया है, ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस, इनमें से कौन ऐसे हैं जिनमें रिडक्शन हो रहा है। देखिए वही प्रोसेस है जो अभी आपको बताया था, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लें, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आती ही होगी आपको। देखिए अगर नहीं आती है तो मैं आपको नीचे समझा रहा हूं थोड़ा सा, एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आती है तो आप सीख लीजिएगा। देखिए सपोज दैट हमें किसकी निकालनी है, सपोज दैट हमें K2Cr2O7 एक कंपाउंड है और इसमें Cr की निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, कैसे करेंगे, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस जिसकी निकालनी होती है उसकी x मान लेते हैं, और कितने हैं 2x प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O और इक्वल टू 0। 0 इक्वल में क्यों रखते हैं, क्योंकि K2 और Cr2O7 पर कोई नेट चार्ज इस टाइम है नहीं। अगर चार्ज होता है तो इक्वल में चार्ज रखा जाता है। अब 2 यहां से इनटू के की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +1। कैसे पता लगेगा, के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। क्या होता है, 2881। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, और उसी को ये लूज करेगा तो इसके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो +1। ऐसे ही यहां से क्या हो जाएगा, +2x प्लस 7, और O की होती है -2 इक्वल टू 0। O की माइनस कैसे 2 होती है, क्योंकि O का होता है 6। इसे कितने की कमी है, 2 की जरूरत है इसे। तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से 2x इज इक्वल टू आ गया आपका 12, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ गई +6। ऐसे करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा था कि इनमें से कौन ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कौन ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट में अगर हम बात करें Fe की, तो Fe की इधर क्या ऑक्सीडेशन होगी, इधर होगी +3। चाहे आप निकाल के देख लीजिए, निकालना मैंने आपको बता दिया। और प्रोडक्ट में अगर Fe दिया गया है तो बस हम इसकी निकाल लें, हमें C या O की निकालने की जरूरत नहीं है। तो इधर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि एलिमेंट की और मोलिक्यूल की 0 होती है। अगर यहाँ Zn की बात करते हैं तो Zn की -2 रहेगी और इधर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अगर यहाँ बात हम P की करते हैं तो इसमें प्लस P की कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है आपको। और इधर P की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ एलिमेंट है। और यहाँ क्या होना चाहिए, ये रिएक्शन में ही गलत दे रखा है, ये पीवी होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में पीवी दिया हुआ है। तो पीवी की कितनी होती है, पीवी की यहाँ निकल के आएगी +2, और इधर कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी 0। देखिए ये जडन की -2 लिखी गई है, +2 रहेगी, +2 होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुई है, इसमें +3 से 0 हो गई, यानी कि डिक्रीज हुई। इसमें +5 से कितनी हो गई, 0 हो गई। इसमें +2 से कितनी हो गई, 0 हो गई। इसमें +2 से कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी कि सब में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। और जब डिक्रीज होती है तो मैंने बताया, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होती है तो क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि इन सब का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आपका जो यहां से आंसर बनेगा, वो आंसर कौन सा बनेगा, ए बनेगा। हम जाएंगे ए के साथ, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन इज गिवन एज। ठीक है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन निकालना है। किस पर निकालना है, इक्विलिब्रियम पर निकालना है। तो देखो हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है किसका, नर्स इक्वेशन का। जो हमारी नर्स इक्वेशन होती है उसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पीछे भी आपको किसी वीडियो में कराया है। क्या पढ़ा था, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log KC। ये फॉर्मूला आपको कराया था। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम लगता है किस पर, एट इक्विलिब्रियम लिब्रियम LIBRIUM इक्विलिब्रियम, ये एल है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, आपका जो ई सेल होता है, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और जैसे ही ई सेल की वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log KC। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ई सेल इज इक्वल टू 2.303, ऐसे भी लिख सकते हैं NF RT log KC, यानी कि ये आया है हमारा। अब हम ये देख सकते हैं ये कौन सी ऑप्शन में है। दोनों का रिलेशन तो यही रहा, इक्विलिब्रियम पे जो हो जाता है ई सेल आपका 0 हो जाता है। तो ये आपका जो ऑप्शन बन रहा है, यहां से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो हमारे हिसाब से जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ से सी बन रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे कौन सा रहेगा, सी। सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का और नहीं है, ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। तो आपको इसके लिए क्या होने चाहिए, और याद होने चाहिए। तो जैसे आपका पहला है, कौन सा है पहला, पहला है आपका फेल्सपार। फेल्सपार किसका है ये आपको पता होना चाहिए। पहले फेल्सपार का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है तो भी हो जाएगा। फेल्सपार का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या है, के ए एल Si3O8, ये होता है फेल्सपार का फॉर्मूला। वॉक्साइड की बात करते हैं तो वॉक्साइड का होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये किसका होता है, ये होता है वॉक्साइड का। अगर हम कोरंडम की बात करते हैं तो कोरंडम का होता है Al2O3
ये कोरंडम है आपका। और गैलेना का क्या होता है? गैलेना का होता है पीबीएस। अब आपको देख के लग ही रहा होगा कि इसका आंसर कौन सा जाएगा। इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर आप तो समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ एल्यूमिनियम आ रहा है, तो ये आंसर होगा। इसका सही नहीं होगा क्योंकि ये एल्यूमिनियम का ओर है, पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ये भी है और ये भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? गैलेना की। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि गैलेना किसका ओर है। ये तो हमें पता लग गया कि एल्यूमिनियम का नहीं है, तो यहां से भी आपको पता लग रहा है गैलेना किसका ओर होता है? गैलेना लेड का ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से क्या पूछा जा रहा है? इसमें से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? सबसे पहली बात तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो सेल्फ डीके शो करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ डीके। अब सेल्फ डीके क्या होता है? यानी कि एलिमेंट्स को हम एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दें तो क्या हो जाएंगे? वो अपने आप धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे? क्योंकि ये जो होते हैं इनसे कुछ रेज निकलती हैं, रेज इमिट होती हैं। और इन रेज को क्या बोला जाता है? इन्हीं रेज को बोला जाता है अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। इनसे जो निकलती हैं अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, जिनकी वजह से इनका सेल्फ डीके हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसका सेल्फ डीके हो जाएगा। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका पोलोनियम के साथ। पोलोनियम ऐसा है जिसका सेल्फ डीके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है? इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव चेंज। ठीक है, यानी कि यूरेनियम 92 से लेड 82 बन रहा है, और एटॉमिक नंबर जो है दोनों का वो उसमें डिफरेंस है, और मास नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि यहां से कितने अल्फा और कितने बीटा कण निकले होंगे। तो नए पेज पे इस क्वेश्चन को कराते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब हमारे अल्फा और बीटा कण निकलते हैं तो क्या क्या कमी आती है, क्या क्या परिवर्तन आता है। देखिए जब हमारा क्या निकलता है? अल्फा कण निकलता है। क्या निकलता है? अल्फा कण। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसमें क्या आती है? एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर में क्या आती है? 2 यूनिट की कमी, 2 यूनिट की कमी। ठीक है, जो आपका मास नंबर होता है, क्या होता है? मास नंबर। अगर मास नंबर की बात करें तो मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आती है। किसकी कमी आती है? 4 यूनिट की कमी। ये किससे होता है? ये केवल एक ही चीज से होता है। अगर किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम से अगर एक अल्फा कण निकलेगा तो यहां कितनी की कमी आएगी? एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी। अब अगर हम बात करते हैं बीटा की, बीटा कण निकलने पर क्या होगा? बीटा कण निकलने पर जो आपका एटॉमिक नंबर है, क्या है? एटॉमिक नंबर है, इसमें 1 यूनिट की, 1 यूनिट की वृद्धि होती है। क्या होती है? 1 यूनिट की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, परमाणु भार जो होता है इसका, यानी कि एटॉमिक मास नंबर, सॉरी मास नंबर जो होता है उसमें कोई कमी, कोई वृद्धि नहीं होती। अब हमें यह निकालना है यहां से कि कितने अल्फा कण निकले, कितने बीटा कण निकले। टोटल कणों की संख्या निकालनी है। तो यहां से अगर हम अल्फा कणों की संख्या निकालने लगे, अल्फा कणों की संख्या, अल्फा कणों की अगर हम संख्या निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगी? अल्फा कणों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला लगा दीजिए। आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं। पहला आप एक एक करके निकाल लीजिए, जो एटॉमिक नंबर है वहां से वहां तक चले जाइए। यानी कि यहाँ क्या होगा? परमाणु भारों का अंतर, यानी कि मास नंबर का अंतर, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम? डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास अपॉन 4।
क्यों रखा गया है 4? क्योंकि 4 यूनिट की कमी आती है वहां पर। तो देखो दोनों का कितना था, अगर हम अंतर की बात करें तो एक का 238 था और दूसरे का क्या था, 206 था। क्या था, 238 था और 206 था। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, 238 माइनस 206 बटे 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 32/4, यानी कि कितने आ जाएंगे यहाँ, 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम किसका निकालते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, यही था क्या, हाँ जी 206 ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ गलत हो रहा है, ये यहाँ गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए 206। देखिए हिंदी वाले में देख लीजिए, नीचे सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हमें क्या, कौन से पार्टिकल निकालने हैं, अल्फा तो हमारे निकल गए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालते हैं अपने बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल कैसे निकालते हैं, यानी कि बीटा कणों की संख्या, अगर बीटा कणों की संख्या निकालनी है हमें, तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम अल्फा कणों की हेल्प से ही। ये क्या होती है, 2 इंटू अल्फा कणों की संख्या माइनस, माइनस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, वहां मास था और यहाँ क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। अब 2 इंटू, देखो कितने आए थे हमारे, 8 आए थे, और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है, क्योंकि एक का 92 है और दूसरे का कितना है, दूसरे का 82 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 16 माइनस 10, कितने आ गए, 6 आ गए। तो आपके अगर अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण आए हैं 8, देखो ये रहे यहाँ पे, और ये कितने आ गए, 6। अब पूछा गया है इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। ऑप्शन में कोई ना कोई आंसर आपका 14 दिया हुआ होगा, तो जो सही आंसर गया इसका वो किसके साथ गया, वो 14 के साथ गया, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। ठीक है, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलती है वो एक्सप्लेनेशन है, केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश होगा और उसको फिर क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी जो होगी एक स्ट्रॉन्ग तैयारी होगी, जिससे आप उसे क्या कर पाएंगे, एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद, जय भारत।